हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी में विटामिन एंड मिनरल्स का पार्ट 2 करने वाले हैं और ऐसा कहा जाए कि ये आखिरी पार्ट है तो बिल्कुल से सही रहेगा। तो चलिए, हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके बाद हम लोग करेंगे और आज भी जो नोट्स आपको मिलने वाला है वो हैंड रिटन ही रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने विटामिन बी के बारे में, जहाँ पर B3 आपको मैंने पढ़ा दिया था, जहाँ पर मैंने पेलेग्रा, डेमेंशिया ये सब बीमारी को डिस्कस किया था जिसका नाम नियासिन था। फिर हम लोगों ने विटामिन B1 पे भी डिस्कस किया था, बेरी बेरी रोग के बारे में मैंने बताया था, ड्राई एंड वेट। आज हम लोग विटामिन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग विटामिन B2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या क्या है? मुख्य कार्य ये हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ, थोड़ा सा हम हिंदी इंग्लिश मिला के लिखेंगे जैसे लास्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया था। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कॉमा प्रोटीन, प्रोटीन कॉमा फैट्स। यानी जो हमारा उपापचय होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का ये सबसे पहला काम है। मतलब ये तीनों चीज को आप कह सकते हो कि बैलेंस करना। इसके बाद यदि हम लोग सेकंड काम के बारे में जाते हैं तो शारीरिक विकास। सेकंड काम के बारे में जाते हैं तो शारीरिक विकास, ठीक है, कोशिका का रिपेयर, यानी कुछ अगर दिक्कत है तो उसको फिर से रिपेयर करना, मरम्मत कर देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आईज और जीभ के लिए, आईज और टंग के लिए काफी जरूरी है। यानी हमारे आंख और जीभ के लिए भी ये बहुत जरूरी है विटामिन B2, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो एक विटामिन हम लोग खाते भी हैं, इसको बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स। तो ये B कॉम्प्लेक्स को भी अपने अंदर बनाता है या B कॉम्प्लेक्स को भी विकास या बढ़ाने में मदद करता है। तो ये विटामिन B2 के 3 काम हो गए। यदि हम लोग इसके सोर्स की बात करें, यानी स्रोत की बात करें, तो कहाँ से ये मिलता है? तो अगर हम लोग कह सकते हैं तो दूध से विटामिन B2 हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, हरी सब्जियों से हमें मिल जाता है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले जाएं तो अंडे से मिल जाता है। और भी काफी अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन मैं वही आपको लिखने वाला हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है, प्लस आपके लाइफ में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो यहां तक आप समझ चुके हैं कि यहाँ काम क्या है, स्रोत क्या है। अब सबसे मेन चीज आता है कि इसका कमी से कौन सा रोग होता है या दिक्कत क्या होता है शरीर में, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो सबसे पहले अगर हम लोग कहें तो यार भूख की कमी हो जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग कहते हैं तो भूख की कमी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि भूख कम लग रहा है, डाइजेशन वगैरह सब चीज ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विटामिन टू की आपके अंदर कमी है। दूसरा क्या हो जाता है, अगर हम कहते हैं तो जीभ जो होते हैं ना, सूज जाते हैं। सूजना यानी यहाँ पे फूल जाना। अभी तो पिक्चर मेरे पास नहीं है, नहीं तो दिखा दो। मतलब जीभ जो है ना, अगर ये आपका जीभ है तो ये मोटा मोटा लेयर हो जाएगा, तो ये जीभ का हो जाएगा सूज जाना। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे चले आए तो इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे, क्रैक्ड लिप्स, यानी जो आपके होंठ है वो फट जाते हैं। ऐसे तो ठंडे के मौसम में अक्सर ये मौसम की वजह से होता है, लेकिन आम दिनों में यदि हो तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन 2 की आपके अंदर कमी है। तो यानी होंठ क्या होते हैं दोस्तों, फट जाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारे लिप्स हैं तो यहाँ पे किनारे से देखिएगा ज्यादातर ये फट जाता है, ठीक है। और अगर सर और बात करें तो हम लोग का 4th नंबर में हम लिख सकते हैं आई इन्फेक्शन, यानी आंखों में संक्रमण हो जाना। क्या हो जाता है सर आंखों में संक्रमण? आंखें लाल हो जाती है, काफी दिनों तक लाल रहती है, काफी जलन करता है, आंसू हमेशा निकलते रहता है, और दूसरे में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन B2 का क्या काम है, विटामिन B2 शरीर में क्या करता है, स्रोत क्या है, और इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं बी के अगले पार्ट पे, और अगले विटामिन का नाम है विटामिन बी में ही
विटामिन B9, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। विटामिन B9, ठीक है। अगर हम विटामिन B9 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। हिंदी में क्या कह सकते हैं? फॉलिक अम्ल। फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। काम आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम शरीर में करता है। देखिएगा, महिलाओं के लिए जो टॉनिक आता है, खास करके प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो फॉलिक एसिड लिखा ही रहता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, जब ये प्रेग्नेंट महिला होती है, उन्हें खून की काफी जरूरत होती है या उनके अंदर कमी होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए फॉलिक एसिड उन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आरबीसी को बनाता है, आरबीसी को बढ़ाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। आरबीसी का पूरा नाम क्या है सर? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिका। अच्छा, कई बार एग्जाम पे ये भी पूछता है, तो क्यों ना यहीं पढ़े। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, जो रोगों से लड़ने काम करता है, तो ये होता है दोस्तों 600:1। ध्यान रखिएगा, ये 600 और ये 1। तो चूंकि बातों बातों में ये मुझे याद आया, तो मुझे लग रहा चलो यहीं पे बता दिया जाए। तो ये आरबीसी को बढ़ाता है, इसका मतलब सोचिए, एक्चुअली इनडायरेक्टली ये खून की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगर हम लोग कहते हैं तो दिमाग को ये विकसित करता है, और दिमाग कहने का मतलब प्रमस्तिष्क। आपको हम मस्तिष्क भी पढ़ाएंगे, अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। प्रमस्तिष्क को, दिमाग का ये विकास करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं तो जो एक हम इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं फोटस, इसका मतलब क्या? तो गर्भ में जो शिशु का विकास हो रहा है, उस अवस्था में उसको फोटस कहा जाता है। उसमें क्या चीज का निर्माण करता है? तो एक होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, और दूसरा क्या होता है? स्केलेटन। स्केलेटन मतलब शरीर का ढांचा या कंकाल बोल सकते हैं। तो गर्भ में जब शिशु बन रहा होता है, तो उसमें ये स्पाइनल कॉर्ड का, स्केलेटन यानी उसके ढांचा का निर्माण करने में सहायता करता है। निर्माण करता है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, डेवलप करने में ये प्रोग्रेस करता है। यानी ये विटामिन आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला, काफी जरूरी है और प्रेग्नेंट महिलाओं को ये लेना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं, ठीक है, आपको पता है कि अगर आरबीसी शरीर में अच्छा रहेगा तो किसका खतरा कम जाएगा? तो हार्ट अटैक का खतरा कम जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही से होता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रोक का, कैंसर समाप्त कीजिएगा, स्ट्रोक का काम एकदम कम जा सकता है। स्ट्रोक क्या होता है बताइए? अचानक से आपको दौरा पड़ना, दिल का दौरा पड़ना या ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये खतरा कम होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही से होना चाहिए। इवन ये कैंसर के रोकथाम में भी मदद करता है, यानी आपको ब्लड सेल अगर अच्छा है तो आपको कभी ब्लड कैंसर हो नहीं सकता है। आप देखते होंगे, आए दिन सुनते होंगे किसी को ब्लड कैंसर है, तो इसका मतलब ब्लड की कमी धीरे धीरे होती रहती है या ब्लड खराब हो जाता है, नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ठीक है भाई। तो यहां तक अपने को समझ में आ गया। अच्छा सर, ये विटामिन B9 के लिए क्या करना चाहिए, यानी स्रोत क्या क्या है? तो आइए बताते हैं। अगेन, दूध, गेहूं। इसके बाद अगर हम लोग कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली बार हरी सब्जियां लिखा था, पत्तेदार जिसमें पत्ता होता है, जैसे पालक साग वगैरह आप कह सकते हैं, बंदा गोभी वगैरह बोल सकते हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां। आलू भी इसका बहुत अच्छा स्रोत है, तो ये विटामिन B9, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी कमी से क्या रोग हो सकता है सर? तो बातों बातों में आप इशारा समझ गए होंगे कि इसकी कमी से मुझे तो लगता है कि एनीमिया हो सकता है। ऐसे विटामिन ए की कमी से भी एनीमिया होता है, ये हमने शुरू में भी पढ़ा हुआ था, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर कम गया, क्योंकि ये आरबीसी से रिलेटेड है, तो आपको एक एनीमिया होने का फैक्टर ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है? अगर आपको खून की कमी हो गई तो थकान महसूस अक्सर होता रहेगा। देखिएगा, सब चीज आपका ओके है, किसी में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आप थके थके से महसूस करते होंगे। थोड़ा सा चलते रहेंगे तो आपका सांस फूलना चालू हो जाएगा। ये इसका दूसरा लक्षण हो गया, है ना। और अगर हम लोग और बात करते हैं तो स्टार मार्क देके हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट अवस्था में रहती है तो उनको फॉलिक एसिड देना जरूरी होता है, ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। और अगर कोई
देख रहे हैं, अगर किन्हीं के रिलेटिव्स हैं तो आप एज ए जानकारी उन्हें जरूर सजेस्ट करें कि उनको जब 3 महीना हो जाएगा तो ये लेना कंपलसरी है, ठीक है, या फर्स्ट 3 मंथ ऐसा हम बोले, ठीक है, पहले 3 महीनों में ये लेना काफी जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ता है क्योंकि शिशु का डेवलपमेंट होते रहता है। तो आशा करते हैं दोस्तों विटामिन B9 के बारे में भी समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर एक चीज और मेरे साथ देखिएगा कि सर विटामिन बी तो 12 तरह के होते हैं 1 से लेके 12 तक, इसमें मैंने 4 विटामिन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब आपको किसके किसके रासायनिक नाम याद रखने प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक बार हम रिकैप मारते हैं। B1 को हम लोग थियामिन या थाइमिन बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद B2 दोस्तों पढ़ चुके हैं। B2 को क्या हम लोगों ने बोला, राइबोफ्लाविन, चलो हिंदी में ही लिखते हैं राइबोफ्लाविन। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं B3, ऑलरेडी मैंने दोस्तों पिछली बार ही पढ़ा दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं नियासिन, ठीक। अगर हम लोग चले आते हैं आगे तो आपको याद रखना है B5, ध्यान रखना है B5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो चलो थोड़ा हम इंग्लिश में लिखते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। ये स्टार मार्क लगाते हैं बिकॉज हमने ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद चले आते हैं दोस्तों B6, आपको जरूर याद रखना है, रासायनिक नाम कई बार पूछा है, तो इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, माफी चाहते हैं पायरिडॉक्सिन, क्या बोलते हैं दोस्तों, पायरिडॉक्सिन। इसके बाद अगर हम चले जाते हैं तो B7, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसका रासायनिक नाम क्या है सर, बायोटीन, क्या रासायनिक नाम है, बायोटीन, वो हटा दीजिए। इसके बाद अगर चले जाएं तो B9, ऑब्वियसली हमने पढ़ा, रासायनिक नाम क्या है सर, फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल। और आखिरी बारी में आपको क्या याद करना है, विटामिन B12, B12 को हम लोग बोलते हैं CYANOCA, ठीक है, CYANOCO, ठीक है। उसके बाद लिखना है BALAMIN, सियानो को ब्लामिन, ठीक है, या बालामिन ऐसा भी बोला जा सकता है। ये होता है B12 का रासायनिक नाम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो ये चारों को डिटेल में जरूर पढ़ना है ना, ये चारों को मेरे भाई डिटेल में जरूर पढ़ना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना, आपको बहुत काम आएगा। अब रह गया कि अगर बच्चा बोले सर थोड़ा थोड़ा बाकी के बारे में भी पढ़ा देते तो काफी अच्छा रहता। तो देखिए ऐसे तो विटामिन बी का स्रोत आप मेन कंपोनेंट याद रखें, दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये तो सब पे कॉमन है, बाकी थोड़ा बहुत ऊंच नीच इधर उधर हो सकता है। अगर हम ऐसा बोले तो ये लीवर, यकृत, जानवरों का जो यकृत होता है ये भी है, या यकृत से आपने कॉड लीवर पढ़ा होगा मछली का, ये इससे हम लोग को विटामिन बी इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो दो चीज तो हर किसी पे कॉमन हो जाएगा, है ना। अगर मेरे से कोई बच्चा पूछता है सर विटामिन B5 अगर शरीर में कमी हो जाए तो क्या कोई रोग होगा, तो हम इसमें बोलेंगे बिल्कुल कोई भी रोग होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये विटामिन B5 है लगभग हर तरह के खाने में पाया जाता है, लगभग हर तरह खाने में, आलू खाए, गेहूं खाए, मछली खाए, मीट खाए, बादाम खाए, सब पे पाया जाता है और हम लोग ये सब खाते ही रहते हैं। तो इसमें कोई रेयर है कि कोई बीमारी हो सकता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। अब मेरे पास बात आता है कि क्या विटामिन B6 की कमी से क्या कोई रोग हो सकता है क्या, ठीक है। तो विटामिन की B6 की कमी से आपका नर्व डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, ये भी बहुत रेयर है, ऐसे तैसे नहीं हो जाएगा यार नर्व डैमेज, यानी तंत्रिका आपका थोड़ा सा खराब हो सकता है, ठीक है, जैसे ही आप वापस से सप्लीमेंट लेंगे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि काफी रेयर है ये, ठीक है ना, काफी रेयर है, ऐसे यार नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात मेरे को ये कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये क्या करता है शरीर में विटामिन B6, थोड़ा अगर ये भी बता देते। तो सबसे पहले तो सोचो कि जितने विटामिन है सब मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, और मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, खाना खाते हैं उसका डाइजेशन यानी पूरा प्रोग्रेस करना, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करना, उसके बाद प्रोटीन जो भी हमारा पास है ना। इसके बाद अगर जाइए तो हमारे ब्रेन के लिए हर एक विटामिन काफी जरूरी है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद अगर चलते हैं तो इम्यून सिस्टम को
बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, माफी चाहते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काफी जरूरी है। यहां तक बच्चे को समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम विटामिन B7 के पास। सर विटामिन B7 क्यों जरूरी है? पहले तो मेरे दोस्त विटामिन B7 मेटाबॉलिज्म के लिए पक्का ही जरूरी है, ठीक है। अगर आप B7 ज्यादा ले लीजिएगा, याद रखिएगा, प्लीज नोट्स ठीक से बनाइएगा और हैंडराइटिंग को आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं भाई, इधर उधर की बात हम कम करते हैं। अच्छा, B7 अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। क्या ज्यादा हो जाने से भाई? विटामिन B7 ज्यादा हो जाने से, यानी बायोटीन ज्यादा हो जाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिन्हें पता ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो इसको सिंपल भाषा में हम हमेशा बच्चे को समझाते हैं कि आपके घर में सपोज करिए एक पाइप हमारा है ना, एक पाइप हमारा है और पाइप में क्या हो गया? कचरा जम गया, यानी काई जम गया। तो क्या हो जाएगा? पानी का जो फ्लो होता है वो काफी स्लो हो जाता है। पानी का जो फ्लो होता है वो काफी स्लो हो जाता है और पानी धीरे धीरे, और काई जम गया और पानी स्लो होता है कि अवस्था ऐसा आता है कि पूरा काई ने घेर लिया, पानी जाना बंद। सेम काम शरीर में होता है। जो नलियों से खून बहता है वहां पे क्या होता है? आप ज्यादा तेल मसाला खाते हैं, ज्यादा फैटी फूड खाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? चर्बी जमने लगता है। आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जमने लगता है तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा प्रभावित होता है, फिर और इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और जमने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन फिर और ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे करते करते एक अवस्था ऐसा आता है जहां ये पूरा चर्बी जम जाता है, वसा, और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ये जो वसा है इसी को कोलेस्ट्रॉल पहले बोला जाता है। ये जो वसा है इसी को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और जब ये शरीर में ये जो खून ले जाता है या खून जिससे प्रवाहित होता है, जब ये पूरा ये हो जाए, वसा जम जाए, तो आप सोचो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन हो तो रहा है लेकिन आगे जा नहीं पा रहा, और जब नहीं होगा तो व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा, यानी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। तो आसान भाषा में अगर कोई पूछे कि यार कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो एक तरह का वसा है। ध्यान रखिए क्यों होता है। अगर आप चलते फिरते कम है, अगर आपका काम बैठना है, जैसे मेरा काम अगर कहें तो होने के चांसेस भविष्य में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम दिन रात बैठ के ही काम करते हैं, फिजिकल वर्क एकदम नहीं है। तो जिस व्यक्ति का फिजिकल वर्क है उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया B7 के बारे में, यानी बायोटीन के बारे में, ठीक है, यानी बायोटीन के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चले आते हैं, जो मेन चीज है ना वो हम आपको बता रहे हैं। B9 तो आप समझ ही चुके हो, B9 में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं B12 आखिरी, ठीक है, सियानोकोबालामिन, ठीक है, सियानोकोबालामिन। पहले तो वही हो जाएगा, नर्व सेल के लिए, दिमाग के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए डेफिनेटली काफी जरूरी है भाई, ठीक है ना, काफी जरूरी है। तो अगर हम मिला जुला के बात करें तो एक एनर्जी वाला ये विटामिन है। अगर हम बोले तो इसको हम लोग एनर्जी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, यानी बहुत ही भारी मात्रा में ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पहले तो यही समझ लो यार कि इसकी कमी हो जाए तो एनर्जी शरीर में कम होगा, आप थके थके से, हारे हारे से महसूस करेंगे, है ना, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है शरीर में विटामिन B12 की मात्रा भी धीरे धीरे करके घटती जाती है, ठीक है। जो शिशु की माँ होती है जिन्हें दूध पिलाना पड़ता है उसमें विटामिन B12 काफी मात्रा में जरूरत चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि शिशु आपको पता है एक तरह से माँ के थ्रू से एनर्जी ही ले रहा होता है, तो माँ को इसको चाहिए और उन्हें देना चाहिए। तो ये था विटामिन के बारे में कंप्लीट डिटेल। जो विटामिन B के बारे में मैंने बताया, प्लीज सबको याद रखिएगा, सबके सब यह जरूरी है, आप एक को भी मिस नहीं कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अगले विटामिन पे, क्योंकि आज तो हम लोग को इस चैप्टर को पूरा क्लोज करना है एक अच्छे ढंग से, क्योंकि हम लोग को आज मिनरल्स भी पढ़ना है, खनिज। अगले विटामिन का नाम क्या है भाई? तो अगले विटामिन का नाम है विटामिन E। विटामिन E को क्या बोलते हैं? सॉरी, टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं भाई? टोकोफेरोल, ठीक है। आइए इसका काम पहले देखते हैं।
अगर हम लोग काम के बारे में बोलते हैं, ठीक है, काम के बारे में बोलते हैं तो कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ये सबसे पहले इसका काम हो गया, ठीक है, सबसे पहले इसका काम हो गया, मतलब आपका कोई नर्व को या कोई सेल को, माफ कीजिएगा, डैमेज होने नहीं देगा। उसके बाद सामान्य विकास में सहायक, सामान्य विकास में सहायक। अब आप पूछेंगे सर सामान्य विकास क्या है? इसका सिंपल सा अर्थ है कि मान लीजिए एक बच्चा जन्म लिया, जैसे जैसे इसका उम्र हो रहा उस हिसाब से जो विकास होना चाहिए उसके लिए ये विटामिन जिम्मेवार है, यानी सामान्य विकास में सहायक। अच्छा, एक काम ये और भी करता है यार, ये आरबीसी को बढ़ाता है। कुछ देर पहले आपने फॉलिक एसिड में आरबीसी पढ़ा ना, ये आरबीसी को बढ़ाने का काम विटामिन ई भी करता है, ठीक है ना। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो आरबीसी को बढ़ाता है और आरबीसी को ये बनाता भी है, बनाएगा तब तो बढ़ाएगा यार, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं स्रोत पे, स्रोत अगर हम लोग कहते हैं तो सबसे पहले मेरे भाई अंडा इसका है। आगे अगर हम लोग चले जाते हैं तो हरी सब्जियां, बिल्कुल आप ऐसा बोलो, हरी सब्जियां। मेरे हिसाब से दो ही याद रखे, गेहूं भी होता है और भी बादाम भी है, दो ही याद रखो। इसकी कमी से सर क्या रोग होता है? तो सबसे पहले देखिए सामान्य विकास में सहायक से एक बीमारी होता है, व्यक्ति में नपुंसकता आ सकती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं बांध्यता, यानी बांझपन जिसको बोला जाता है। तो औरतों में, महिलाओं में बांझपन की समस्या और पुरुषों में नपुंसकता, यानी वो कभी बच्चे के पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है, यानी खुद के बच्चे के, यानी ये उनमें होता है विटामिन ई के कमी के कारण। क्योंकि मान के चलो ये कम है तो इसका मतलब सामान्य विकास हो नहीं पाएगा, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उसके कारण उनमें नपुंसकता आ सकती है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस पर असर करता है, मतलब मेन रूप से ये दिमाग को ही असर कर जाता है। और यानी क्या हो गया कि व्यक्ति का अगर मान लो सामान्य विकास नहीं हो पाया तो इनडायरेक्टली हम लोग कहना चाह रहे हैं कि उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाता है जैसा हर उम्र के साथ होना चाहिए। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में भी पूछा जा सकता है, और मेरे पास क्वेश्चन भी है, कुछ देर में आपको दिखाएंगे जब पूरा पढ़ाना खत्म होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों विटामिन ई में मेन पॉइंट्स अपने को समझ में आया। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या नोट्स बनाइएगा वीडियो पॉज करके। इसके बाद हमारे पास है विटामिन के, और विटामिन के को क्या कहते हैं? तो नेप्थोक्विनोन, इसको हम लोग बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन। विटामिन के को क्या कहते हैं मेरे भाई? नेप्थोक्विनोन। विटामिन के से हर बच्चा याद करके रखता है, यह रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है भाई? रक्त का थक्का जमाता है, और इसके कारण घाव जल्दी भर जाते हैं, जल्दी भर जाते हैं। कॉमन सेंस है यार, रक्त का थक्का जमाएगा तो घाव तो जल्दी भरेगा ही भरेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, है ना। इसके बाद एक काम मालूम है ये और करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है भाई। अगर आपको याद होगा तो हम लोग विटामिन डी पढ़ के आए हैं यहाँ पे, और विटामिन डी या कैल्शियम शरीर के लिए एकदम जरूरी है, हड्डियों के लिए। तो याद रखिएगा विटामिन के भी हड्डी के लिए उतना ही जरूरी है, यानी ये विटामिन के माध्यम से हड्डियों को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। स्रोत क्या लिखा जाए? हरी पत्तेदार सब्जियां, मेरे हिसाब से आप मेंशन कर लीजिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा, क्या सर विटामिन के की कमी से कोई ज्यादा भयंकर रोग हो सकता है? तो जी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये विटामिन के अगर शरीर में कम हो जाए तो रक्त का थक्का देर से जमेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। मेरे विचार से बहुत रेयर केस या बहुत कम चांसेस है कि खून अगर बहना चालू हुआ तो वो बहते ही रहे,
ऐसा भी किसी व्यक्ति में विटामिन के नहीं कम जाता है कि खून बह ही रहा, रक्त का थक्का नहीं जमे। तो आशा करते हैं भाई इसमें ये हो गया। अच्छा कुछ सर ये इसमें और याद रखने लायक है क्या? ठीक है, तो याद रखिएगा जो बच्चे जन्म लेते हैं, मान लीजिए तुरंत जन्म लिया और विटामिन के की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी, तो याद रखिएगा उसके लीवर डैमेज होने के चांसेस हैं। बच्चा जन्म लिया और तुरंत पता चला कि इसके लीवर में कुछ गड़बड़ी है या इतना % लीवर काम नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं छोटे बच्चों में जो जन्म लेते हैं शिशु। लेकिन मतलब अगर हम परसेंट में बोले तो 0.1% के चांसेस है, बहुत रेयर केस है ये। चलो तो आशा करते हैं विटामिन के भी अपने को समझ में आ गया। आइए चलते हैं धीरे धीरे आगे। विटामिन ई पढ़ लिया हम लोगों ने, के पढ़ लिया है, बी का सारा हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आ जाते हैं सबसे जबरदस्त विटामिन, क्या कहा जाए इसके बारे में, विटामिन सी। और विटामिन सी को क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो गया। काम तो हम लोग, मेरे को लगता है सब लोग जानते हैं, ये कोरोना काल ने सिखा दिया कि कब जब कोरोना हो जाए विटामिन सी का टेबलेट लेना चालू कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो यार ये इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेवार है। जिम्मेवार मतलब कैसा? इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। इम्यून सिस्टम का हिंदी क्या होता है? प्रतिरोधकता क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता, ऐसा बोलिए ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी शरीर जो जीवाणुओं या विषाणुओं से लड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। ये इस चीज को ही डेवलप करता है विटामिन सी। तो आप सबको पता है कि अभी कोरोना काल में जिन जिन को कोरोना हुआ है या कोई लक्षण हुआ है, तो जब भी डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कोई दवाई, उसमें विटामिन सी मैंडेटरी है। कोशिश यही रहता है कि व्यक्ति का अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो विटामिन सी के बदौलत ये लड़े। मतलब सोचिए कि आम भाषा में बोला जाए तो अगर आप बहुत दुबले पतले हैं, लड़ नहीं सकते हैं, तो क्या करिए, मुस्टंडा रखिए 2-3 ठो, कोई गुंडा आएगा तो वो लोग संभाल लेगा। तो भैया सेम उसी तरह से अगर मेरा शरीर का अंदर वाला क्षमता कम है तो विटामिन सी रखिए, खाइए, 2-3 गुंडा अंदर में तैयार, कोरोना से लड़ेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चले आते हैं आगे, और आगे में हम लोग कहते हैं तो ये क्या होता है, आयरन को अवशोषित करता है। ये भी इसका है एक अच्छा फैक्टर। और आयरन आपको पता है शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इस तरह से भी ये रिलेटेड है। अच्छा, विटामिन सी और एक महत्वपूर्ण काम करता है, घाव को जल्दी भरने में सहायता करता है। जल्दी भरने में सहायता, तो अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा कि घाव को जल्दी भरने में और एक विटामिन कौन जिम्मेवार है, के। और अगर के की सहायता करने कौन आता है तो भैया सी आता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल से रक्षा। ये वही कोलेस्ट्रॉल है जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। अच्छा, आप बोलेंगे सर कोलेस्ट्रॉल से रक्षा क्या? हमारे शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा वाला और एक खराब वाला। खराब वाला को जो होता है वो ज्यादा क्या बोला जाए, ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, और जो अच्छा वाला जो होता है वो जितना होना चाहिए उसको अच्छा बना के रखता है। कौन? विटामिन सी, जिसको HDL और LDL के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल से रक्षा का मतलब क्या हो गया, विटामिन सी अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ना के बराबर है। यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल शरीर में उतना रहेगा जितना होना चाहिए, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया। 5वां, स्किन डिजीज से रक्षा। स्किन डिजीज से रक्षा ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ओके। स्रोत क्या क्या होता है सर? स्रोत मेरे हिसाब से अगर हम लोग कहते हैं तो आंवला, नींबू, पहले तो कई सारे खट्टे पदार्थ होते हैं, आप उसका नाम लिख सकते हो, मौसमी। तो याद होगा जब किसी को कोरोना होता है, चूंकि देखिए ऐसा हवाई चला है कि बार बार मुझे वहीं पे जाना पड़ता है। जब भी किसी को कोरोना होता है सोचिए विटामिन सी का स्रोत है। टैबलेट लेने से बेटर है कि व्यक्ति ये अगर खाए और ये खाए तो ज्यादा चांसेस है कि विटामिन सी की आपूर्ति बहुत जल्द हो जाएगी। आंवला या मौसमी। नींबू अलग है, नींबू से उतना आपको नहीं मिलेगा, मौसमी से आपको मिलेगा। आप जान के आश्चर्यचकित होंगे, आज के पहले तो आपको पता था कि विटामिन सी में खट्टे पदार्थों में होता है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत ये वाला भी है, हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप जितना ज्यादा खाइएगा विटामिन सी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा।
लेकिन मजबूरी या दिक्कत वाली बात यह है कि हम लोग हरी मिर्च ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि अंदर जाता नहीं है। खाने से ही जो मुझे मिलता है, ध्यान रखिएगा, लाल मिर्च से विटामिन सी हमें नहीं मिलता, या यूं कहे तो ना के बराबर मिलता है। यानी हम लोगों ने ये नया जाना कि हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है ना। जबरदस्त खाइए। अगर हम और विटामिन सी की बात करें तो पालक साग में भी होता है। तो यानी कई बच्चों को ऐसा भ्रम रहता है कि अरे यार ये तो खट्टा वाला में ही मिलेगा, है ना, खट्टा वाला में ही मिलेगा, बाकी में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा यार नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो एक एग्जाम में बराबर आता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या है? स्किन से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है भाई? त्वचा खराब हो जाएगा, मसूड़ों से दुर्गंध आने लगेगा, और क्या बोला जाए, मसूड़ों से खून आने लगेगा, दांत जल्दी जल्दी झड़ने लगेंगे। आप इसको बोल सकते हैं स्कर्वी, यानी गम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। दांत मतलब मसूड़े से देखिएगा हमेशा खून आना चालू हो, तो विटामिन सी की कमी है। आप क्या करिए, 7 दिन 10 दिन विटामिन सी केवल लीजिए एज अ टैबलेट फॉर्म में, या मैंने बोला नेचुरल फॉर्म में। देखिएगा ये बीमारी खुद ब खुद चला जाएगा, कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या सर? दूसरा ये हो गया घाव को भरने में सहायक, जैसा कि मैंने बोला। अच्छा, इसकी कमी पढ़ा रहे हैं ना, सॉरी। इसके बाद ये हो गया कि अगर हम इसको उल्टा बोले तो घाव देर से भरेगा। उसी का उल्टा हो गया ना, देर से भरेगा। घाव में क्या होगा सर? देर से भरेगा। ठीक है, ओके। तीसरा में अगर हम लोग चले आते हैं तो आगे मसूड़ों की बीमारी, वही है, स्कर्वी लिख दिया मैंने, तो ऐसा कुछ अलग से नहीं लिखना है। मसूड़ों की बीमारी आपको हो जाएगा। चौथा हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, आयरन की कमी। क्यों सर? ये रहा 2 नंबर पॉइंट का उल्टा। तो आशा करते हैं ये विटामिन सी के बारे में आपको समझ में आया। विटामिन सी में हम इतना ही बोलना चाहेंगे, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है आप जरूर विटामिन सी का टैबलेट ले। अगर आपको और बेहतर करना है तो आप ये जो मौसमी देख रहे हैं या टमाटर देख रहे हैं, क्या करिए, कम से कम रोज एक एक खाइए। अगर आपने 2 से 3 महीने तक कर लिया तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अप टू लेवल आ जाएगा। तो ये था दोस्तों कंप्लीट कवरेज ऑफ विटामिन। उम्मीद तो कर रहे हैं कि मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा है। बाकी जब एग्जाम में सवाल आएगा तो वो आप तय करिएगा कि आपके टीचर ने अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग चले आते हैं खनिज पार्ट पे। और खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल्स। ठीक है, खनिज को हम लोग क्या और दूसरे नाम से जानते हैं सर? हाँ जी, पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आपको पोषक करता है, आपका पोषण करता है। ठीक है, ये आपका पोषण करता है, ये हम लोग पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि खनिज क्या शरीर में और भी कुछ करता है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खनिज का मतलब ये हो गया ऑर्गेनिक। ठीक है ना, माफी चाहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसको बोला जाता है, यानी अकार्बनिक पदार्थ है। ये अकार्बनिक पदार्थ है। सर ये कहाँ पाया जाता है? तो आप जैसे विटामिन पढ़े वो तो यार पशुओं में मिल गया, या आप बोल सकते हो कि पौधों से मिल गया, ये वहां पे नहीं मिलता है। ये हमें मिलता है चट्टानों से या मृदा से। मृदा मतलब मिट्टी। तो खनिज अकार्बनिक पदार्थ है जो चट्टानों या मृदा से प्राप्त होता है, ये हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं आगे, तो शरीर के लिए क्यों जरूरी है मैंने आपको बताया ही है ना। शरीर के लिए अगर हम लोग कहते हैं तो खनिज जो है, कुछ खनिज कम मात्रा में चाहिए, कुछ खनिज ज्यादा मात्रा में चाहिए। इस तरह से खनिज 2 वर्गों में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई ट्रेस मिनरल्स। और ट्रेस मिनरल्स क्या होता है सर? जो शरीर में हम लोग को कम मात्रा में चाहिए, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं चाहिए। और ये है आयरन, जिंक और आयोडीन। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस हैं। इसके बाद हम लोग होता है मेजर मिनरल्स।
मेजर मिनरल्स, और मेजर मिनरल्स नाम से ही पता है मेजर जो शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो आपको भी पता होगा सोडियम, नमक, पोटेशियम। अच्छा यार ज्यादा अच्छा होगा सिंबल लिख दो, समय बचेगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो याद रखिएगा ये शरीर में चारों ज्यादा मात्रा में चाहिए। आयरन, जिंक, आयोडीन शरीर में बहुत लिमिटेड मात्रा में चाहिए होता है। आशा करते हैं क्लियर हो गया। मिनरल्स के सर काम क्या क्या है, क्या बताएं यार, बहुत सारा काम है। ठीक है, शरीर की बनावट को अच्छा करता है, शरीर के पूरे सिस्टम को अच्छा करता है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं ना, जो काम विटामिन करता है भाई उसमें 90% काम हम लोग का मिनरल्स भी करता है। ऐसा कुछ नहीं कि विटामिन करेगा तो मिनरल्स बैठा रहेगा, दोनों मिलके काम करता है। एनर्जी के मामले में विटामिन से ज्यादा खनिज ही जरूरी है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बारी है ये हमारे दोस्त आयरन का, जिसको हम लोग एफी कहते हैं। और आयरन आपको पता है क्या चीज के लिए जरूरी है, तो मेरे को लगता है एक काम आपको याद भी होगा और हम भी वही लिखेंगे। ये हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। ठीक है, या यूं कहें तो आरबीसी में, आरबीसी मैंने बताया रेड ब्लड सेल, आरबीसी में एचबी को बनाता है। और अगर आपका एचबी ज्यादा बनेगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा शरीर में, और ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो टेंशन फ्री होकर लाइफ भी ज्यादा होगा। ऐसा कर सकते हैं। तो सोचिए कहां से कहां कनेक्शन है। जिंदगी बढ़ाना है अच्छा, तो सोचिए हीमोग्लोबिन जिम्मेवार है। जब तक आपके शरीर में ठीक हीमोग्लोबिन तब का आपको कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब रह गया भाई हीमोग्लोबिन कहां कहां से मिलेगा। अरे दबा के खाओ चिकन, दबा के खाओ मटन, ठीक है, अंडा खाओ दबा के, पूरा आयरन है। पालक साग खाइए, पूरा आयरन है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, पूरा आयरन है। ठीक है, तो वो लिख नहीं रहे, ऑटो एडजस्टमेंट है। इसके बाद आते हैं इसकी कमी से क्या रोग होता है सर, एनीमिया होता है भाई। विटामिन ए की कमी के कारण भी एनीमिया हो रहा था, ये भी हमने पढ़ा। फॉलिक एसिड के कारण भी एनीमिया हो रहा था, ये भी हमने पढ़ा। अगर पूछ दे कि कौन खनिज के कारण एनीमिया होता है, कमी के कारण, तो याद रखना एफ ही बनाना है, वहां विटामिन ए मत मार दीजिएगा। तो खनिज होने से क्या लिखिएगा, आयरन लिखिएगा। ठीक है भाई, इसके बाद बारी आता है कैल्शियम का। और कैल्शियम से तो हड्डी याद आता है, और कैल्शियम से तो दांत याद आता है। तो इसका मतलब ये दांत और हड्डी के लिए जरूरी है। हड्डी को मजबूत बनाता है, दांत को मजबूत बनाता है। याद करिए कैल्शियम को कौन मेंटेन करता है, विटामिन डी। ऐसे याद करना। तो हड्डी और दांत के लिए पूछेगा कौन सा विटामिन जरूरी है, तो डी आंसर होगा। कौन सा खनिज जरूरी है, तो यार कैल्शियम आंसर होगा। देख के करिएगा। कैल्शियम का और एक काम है, ये विटामिन डी में मैंने बताया है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में सहायता। कई बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है कि इनमें से कौन सा खनिज ब्लड का, माफी चाहते हैं, रक्त का थक्का जमाता है। तो ऑप्शन में विटामिन के रहता, बच्चा ले लगा के खुशी से मारा। ठीक है, वो देखते के साथ लपेट लेता है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बनाने वाला आपको लपेट लेता है, क्योंकि पूछता है खनिज, आप लगाते हैं विटामिन। तो याद रखिएगा विटामिन पूछेगा तो कैल्शियम। तो देख के मारिएगा भाई, इनडायरेक्टली यही बोलेंगे। ठीक है, हृदय को मजबूत बनाता है, हृदय को मजबूत बनाता है, ये भी आप याद रखना। कैल्शियम सर किससे प्राप्त होता है, कैल्शियम सर प्राप्त होता है दूध से, पीजिए दबा के। ठीक है ना, मछली से मिलता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। हरी सब्जी तो रहेगा, इसमें क्या बोले, फल भी रहता है। तो मेरे अनुसार ये दो मैंने बताया। इसके कमी से सर क्या रोग होगा, तो विटामिन डी याद कर लो, जितना रोग था सब लिख दो। याद आया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, दांत के रोग। तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रहा। तो अगर पूछे किस खनिज की कमी से विटामिन, माफी चाहते हैं, किस खनिज की कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो प्लीज कैल्शियम लिखना, विटामिन डी मत लिख देना भाई। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसके बाद बारी किसका आता है सर, इसके बाद बारी आता है फॉस्फोरस का। पी मतलब फॉस्फोरस। जिस प्रकार कैल्शियम जरूरी है हड्डी और दांतों के लिए, उसी तरह हड्डी और दांतों के लिए फॉस्फोरस भी जरूरी है। हड्डी तथा दांत, हड्डी तथा दांतों के लिए आपको फॉस्फोरस भी उतना ही जरूरी है, प्लस मसल बनाने के लिए, है ना, बॉडी बनाने के लिए भाई बहुत जरूरी है फॉस्फोरस। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो मारते हैं गोली धड़ाधड़, जो पीछे पड़े वही चिपकाने का है। दूध, बादाम, हरी सब्जियां,
और क्या कहा जाए, मछली। इसकी कमी से कुछ होता है क्या? होता होगा तब तो हम लोग खाते हैं। तो भैया थकान लगता है, थकान वाला विटामिन भी था, ऐसे करके याद करिएगा। और एक चीज और होता है जो आजकल बिना प्यार किए सबको हो जा रहा है, डिप्रेशन। बच्चा आजकल डिप्रेशन में पढ़ाई के लिए तो जा ही नहीं रहा, ठीक है ना, किसी के लिए जा रहा जब उसको वो नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के लिए कोई आजकल डिप्रेशन में नहीं जाता, बहुत रेयर केस है। नहीं तो पहले सुनते थे कि पढ़ाई के चलते डिप्रेशन में चला गया, नौकरी वोकरी नहीं लगा। आजकल तो छोकरी नहीं लगा तो उसमें डिप्रेशन में चले जाते। क्या कहा जाए, जमाना बदल चुका है। कोई कोई बच्चा कोने से छुप के सुन रहा होगा, करे वही तो स्टूडेंट हमें सर, मिल ही नहीं रही हैं, जो मिली वो भी दूसरे के साथ निकल ली। अगले बार आते हैं भाई सोडियम, ठीक है। सोडियम का सर काम क्या है? सबसे पहले तो पानी की मात्रा को बनाए रखना, पानी की मात्रा को बनाए रखना, पानी की मात्रा को बनाए रखना, सबसे पहले ये काम हो गया, ठीक है। दूसरा, शरीर के तापमान को बनाए रखना, तापमान को बनाए रखना। शरीर के तापमान से याद आता है, शरीर का स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में सर कितना? 98.6। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक्यूरेट की बात करें तो 98.4 होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये 37 भी नहीं होता है, 36.99 ऐसा होता है। इसको चेंज करेंगे ये आएगा, इसको चेंज करेंगे ये आएगा। तो आप बोलेंगे सर आप तो टेंशन देके जा रहे हैं। यार टेंशन देके नहीं जा रहे हैं। अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से चले तो सेल्सियस में बार बार आपको यही मिलेगा, लेकिन अगर 98.6 फ़ारेनहाइट में नहीं रहे तो याद रखिएगा ये ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम लोग और चलें आगे तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि सोडियम या नमक की बात कर रहा है, नमक से ही अंदाज लगाना है कि पानी को कंट्रोल करके रखेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, शरीर का, आप देखिएगा आपके साथ हुआ है, आज हम लोग कभी न कभी तो बीमार पड़े, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो जब शरीर का तापमान को बढ़ जाता है तो ये सोडियम किसके लिए जिम्मेवार है? पसीना निकलता है, पसीना निकलता है। हैंड राइटिंग भाई संभाल लीजिएगा, बहुत गंदा आज हो रहा है, ठीक है। शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो पसीना, तो अगर एग्जाम में आया कि शरीर में जो पसीना निकलता है उसके लिए कौन सा खनिज जिम्मेवार है? तो दोस्त सोडियम, प्लीज याद रख लीजिएगा। सोडियम सर कहाँ कहाँ से मिलता है? टाटा नमक से बोल सकते हैं अगर आप ऐड में देख रहे हैं, लेकिन वो काम का नहीं, एग्जाम पे आएगा नहीं, टाटा नमक तो देगा नहीं। फिश से मिलेगा, उसके बाद चीज से मिलेगा, बड़ा इंग्लिश मीडियम का बच्चा चीज करते रहता है। मीट से मिल जाएगा भाई, लार टपकाइए, ठीक है। चलिए बाकी और किसी चीज से हम लोग नहीं मिलेगा, ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है। क्या इसकी कमी से कुछ ज्यादा हो सकता है? ज्यादा ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शरीर में उतना ज्यादा कभी कमता ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चले आते हैं भैया पोटेशियम पे, जिसका सिंबल के होता है। इसका भी अगर करें तो पानी की मात्रा को बनाए रखना, ये भी वही करता है, पानी की मात्रा को बनाए रखना। ध्यान रखिएगा, इस बार पोटेशियम पढ़ रहे हैं भाई, है ना। और पोटेशियम का सिंबल के होता है, वो विटामिन के मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और करते हैं तो शरीर के विकास में सहायक, शरीर के विकास में सहायक, या बोल सकते हो सामान्य विकास। अगर आपको सब कुछ याद है पीछे वाला पढ़ा हुआ, तो विटामिन ई सामान्य विकास के लिए जिम्मेवार था। अगर खनिज पूछे तो के। देख रहे हैं दो दो आंसर निकल के आ रहा, क्लियर है। ये दो याद रखिएगा। किसमें मिलता है? तो के लिए हम आपको एक अच्छा स्रोत बताते हैं, ध्यान रखिएगा, खनिज वाला के। तो भाई क्या मिलता है? सबसे पहले केला, कई लोगों को काफी पसंद है, इनमें से हम एक्सेप्शन, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप नॉर्मल वही सोचें। इसकी कमी से सर क्या हो सकता है? तो काफी लड़कों और लड़कियों को ये सामना करना पड़ता है, एक्ने या पिंपल। तो पिंपल आप समझते हैं, शरीर में तो नहीं, कई बार देखिएगा शरीर के पीछे हिस्से में भी पिंपल निकलता है। तो शरीर में अगर चेहरे पे मुहासे हो जाए तो विटामिन, माफ कीजिएगा, विटामिन नहीं, खनिज के यानी पोटेशियम की कमी से ऐसा हो सकता है। तो दवाइयों में ये मिला रहता है, ठीक है ना। और रूखी त्वचा, जिसके लिए लड़कियां बड़ी परेशान रहती है, रूखी त्वचा, तरह तरह के क्रीम यूज करती है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास हो गया रूखी त्वचा, विटामिन डी। इसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट विटामिन जो आपके स्टॉक में होगा, आयोडीन। और आयोडीन से ही बच्चा घेंगा बोल देता है, पूछे नहीं भी तो टीचर घेंगा बोल के रेडी।
ठीक है। तो आयोडीन, टाटा नमक क्या करता है भाई, सबसे पहले क्या लिखा जाए भाई, थायराइड को नियंत्रित करता है। आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि होता है और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनता है या निकलता है। थायरोक्सिन नामक नियंत्रित करता है और ये कहाँ पे होता है, गले के पिछले हिस्से में होता है और ये थायराइड को शरीर में नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, थायराइड दो तरह के होते हैं, एक हाइपोथायराइड, एक हाइपरथायराइड। ठीक है, एक में क्या होता है, व्यक्ति दुबला हो जाता है और एक में व्यक्ति जबरदस्त मोटा होता है। मोटा तो नहीं बोलेंगे, शरीर का वजन बढ़ने लगता है। तो सबसे पहला काम तो मेरे भाई यही होता है, थायराइड की मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका गला देखिएगा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। गला मतलब आवाज नहीं भाई, गला जो ऊपर वाला चीज होता है। ठीक है, सोर्स क्या है, वही अंडा, वही मछली, वही मीट, दबा के खाइए और नमक थोड़ा ज्यादा यूज करिए, है ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको पता है घेंगा रोग, जहां गला फूल जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, ग्वाइटर। आई होप हम स्पेलिंग सही लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा पहाड़ी पर क्षेत्रों वाले जो होते हैं उसमें ग्वाइटर होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें नमक की कमी रहती है। तो ये है आयोडीन की कमी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट कवरेज ऑफ मिनरल्स, है ना। पूरा मैंने मिनरल्स पढ़ाया, थोड़ा स्पीड में इसलिए बताया क्योंकि ज्यादा टाइम लेके फायदा था नहीं, है ना। और जितना मैंने बताया मेरे हिसाब से हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ना बनता भी नहीं है। कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐसे लिए हैं, ऐसे तो बहुत सारा आपको मिलेगा जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं। तो कुछ एमसीक्यू है, आपसे निवेदन इतना ही रहेगा कि आप जब ये एमसीक्यू देखेंगे तो पहले वीडियो पॉज करिएगा, ईमानदारी दिखाइएगा और फिर आंसर दीजिएगा। आइए, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो अगर आपको याद आएगा तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, जो मैंने बोला था यूरिन के थ्रू से बाहर निकलता है। वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, विटामिन, माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं भाई क्लियर है। आगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है सर, बिल्कुल याद है मुझे सर, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल किसका है, ऑब्वियसली विटामिन ए का। विटामिन ए में भी आपको पता है एक बीटा कैरोटीन होता है, एक रेटिनॉल होता है, ये रेटिनॉल है। टोकोफेरोल विटामिन ई का और कैल्सीफेरोल विटामिन डी का। डी में भी दो मैंने विटामिन बता के रखा है। ठीक है, सारा मैंने याद करा दिया। रतौंधी किस विटामिन कमी के कारण होता है, सब बच्चे को याद होना चाहिए कि रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, रात में दिखता नहीं है। विटामिन बी के कारण बेरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी, ऐसे करके ना पढ़ना चाहिए। तो आपको याद होगा, ड्राई बेरी, वेट बेरी सब बता दिए। ये हमारा स्कर्वी आज ही पढ़ा है, त्वचा से रिलेटेड। विटामिन डी नहीं लिखते यार, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और दांत का रोग। बेरी किस विटामिन कमी के कारण होता है, अरे बी की कमी के कारण होता है, कौन सा बड़ा बात है। सी के साथ स्कर्वी बोलो, ई के साथ क्या बोलो, सामान्य विकास में बाधा, ए के साथ रतौंधी बोलो। याद हो गया, बार बार बोलने से याद हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन अभी याद दिलाए थे, बी और सी, आंसर दोनों ही। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, फिर से पूछता है भाई, लगाइए रेटिनॉल। कितनी बार पूछेगा मेरे से, बार बार रेटिनॉल बोलेंगे। थायमिन किसका है सर, विटामिन बी का। बी में किसका सर, विटामिन बी1 का। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या बोला जाए, विटामिन सी, टोकोफेरोल ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, कितनी बार पूछेगा यार, रिपीट हो गया। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी कारण होता है सर, सी के कमी कारण। बी के बाद बेरी, ए मतलब रतौंधी, डी मतलब रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, दांत के रोग। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं सर, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, याद करो, कुछ देर पहले ही बताएं। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अच्छा सर, पायरिडॉक्सिन से कुछ आपको याद है क्या, हम लोग को तो याद नहीं, आप ही बताएं, पैसा भी दे रहे हैं आपको। तो विटामिन बी6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। बी7 का नाम क्या है, बायोटिन। ये विटामिन सी, बाकी आपको ये याद होगा। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, याद करिए, मैंने पढ़ा दिया। विटामिन ई, सामान्य विकास में बाधा। डी याद है, बहुत बार बोल चुके हैं। के रक्त का थक्का, ए रतौंधी। ऐसे पढ़िए। मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए।
कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? बहुत अच्छा सवाल है, ये होगा उत्तर विटामिन सी। जैसे अगर मान लीजिए कि नींबू पानी आप पीते हो ना, नींबू पानी को अगर आपने गर्म कर लिया ना तो सोचिए कि सारा नष्ट, मतलब यूजलेस है, फिर पीना पीना भी नहीं चाहिए, वो मतलब हार्म करता है शरीर। ए से याद आता है सर रतौंदी, बी 6 से याद आता है पायरिडॉक्सिन, सी से आता है स्कर्वी, ई से आता है नपुंसकता। रक्त का थक्का जमाने में सहायक, देखिए सारे के सारे विटामिन है, कोई दिक्कत नहीं है सर विटामिन के। और अगर आपको पूछता ये तो विटामिन के की जगह अगर खनिज पूछता तब भी के आंसर होता, लेकिन ये पोटेशियम था। ठीक है भाई, चलो लास्ट सवाल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में डैश और प्रौढ़ों में बच्चों में यार रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, बाकी स्कर्वी आपको पता है, ल्यूकीमिया और एनीमिया, एनीमिया अपने को पता है, ल्यूकीमिया यानी क्या हो जाएगा? WBC की कमी। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका की कमी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट कवरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। आप इसे पढ़ें, मेरे हिसाब से एग्जाम में जरूर से आप सक्सेस, मतलब क्या बोला जाए, सक्सेस तो नहीं, मतलब इससे रिलेटेड जो सवाल है आप पक्का बना पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।